हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री जी फिजिक्स प्रेप। बच्चों, यहाँ पर आपकी फिजिक्स की प्रेप होगी सबसे बेस्ट। चलिए आज के हम टॉपिक से शुरुआत करते हैं, लेकिन टॉपिक को शुरुआत करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने प्रीवियस जो आपके बैकलॉग्स हैं वो कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी बेसिक इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है, हम इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस सम। अब तुम कहोगे सर ये कंटिन्यूअस सम का मतलब क्या होता है। देखो, अगर हम पिछली बार से सीखें तो हम ग्राफ जानते थे कि यार कुछ ग्राफ तो होता ही है, वाई और एक्स का एक पर्टिकुलर कर्व। हमने इस कर्व को बनाया, हम चाहते हैं कि भाई इसका एरिया अंडर द कर्व निकाले। तो तुम लोग क्या करोगे भाई, एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए तुम्हें मान लो इंटीग्रेशन का कुछ पता नहीं है, तो तुम छोटे छोटे रेक्टेंगल्स लेना शुरू कर दोगे ऑन द बेसिस ऑफ जो भी तुमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि भाई हाँ ठीक है, डिफरेंशिएशन में हम एक बहुत छोटा सा एक एलिमेंट हम चूज कर सकते थे। तो तुमने यहाँ पर क्या करा, एक बहुत छोटा सा ये चूज कर लिया, रेक्टेंगल चूज कर लिया। जैसे मैंने यहाँ पर एक चूज करा, ये मेरा एक रेक्टेंगल बन गया। ऐसे ही करके मैं अलग अलग कलर से कुछ और रेक्टेंगल्स बना दूंगा, ये मेरा एक और रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है सर। तो ऑन एंड सो फोर्थ मेरे पास ऐसे कई सारे रेक्टेंगल्स बनते रहेंगे। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि सर आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो आप लोग क्या कहोगे कि सर एरिया अंडर द कर्व का मतलब होगा भाई ये जितने जितने रेक्टेंगल्स आते जा रहे हैं, मान लो इसकी विड्थ W1 है, दूसरे वाले ग्रीन वाले की विड्थ W2 है, वाइट वाले की विड्थ W3 है, सबकी हाइट अलग अलग है। मान लो इसकी हाइट y1 है, उसकी हाइट y2 है, इसकी हाइट y3 है। तो अगर सर मुझे एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जितने भी ये रेक्टेंगल्स मैंने बनाए हैं इनका एरिया लिखना शुरू कर दूंगा। y1 W1, y2 W2, y3 W3, है ना। तुम ये काम करना शुरू कर दोगे। मैं कहूँगा अच्छा क्या इससे टोटल एरिया अंडर द कर्व निकल कर आ जाएगा, तो तुम कहोगे सर हाँ आ जाना चाहिए। तुम ये नहीं कहोगे हाँ आ जाएगा, तुम कहोगे आ जाना चाहिए। क्यों? तुम्हें भी पता है यहाँ पर इतना एरिया मिसिंग है, यहाँ पर इतना एरिया मिसिंग है। अगर तुम कहीं बीच में एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हो, जैसे मान लो यहाँ पर तुम रेक्टेंगल बना रहे हो, तो तुम्हें अपने आप पता है कि यार कुछ जो एरिया है वो एक्स्ट्रा भी आ रहा है। तो कुछ एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है और कुछ एरिया मिस हो रहा है। तो तुमने कहा कि सर देखो लगभग लगभग आंसर आ सकता है एरिया अंडर द कर्व का, ओवरऑल आंसर नहीं आ पाएगा। अब मैं तुमसे पूछूं कि तुमने यहाँ पर करा क्या है, मुझे ये बस बता दो, क्योंकि ये खिचड़ी पक चुकी है। तो तुम कहोगे सर मैंने कुछ नहीं करा, इन शॉर्ट मैंने बस यहाँ पर छोटे छोटे रेक्टेंगल लिए, उनका एरिया अंडर द कर्व निकाल कर मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया। लेकिन जो एरिया अंडर द कर्व मैं आपको निकाल कर दे रहा हूँ वो बिल्कुल ही एक तरीके से आप कह सकते हो करेक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ पार्ट मिसिंग है और कुछ पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है। तो मैंने क्या, एट द वेरी एंड ऑफ द डे जो एरिया अंडर द कर्व हमारे पास आएगा वो एक गलत आंसर होगा, है ना। बात तो सही है। तो तुमने कहा कि हाँ सर यही हो सकता है, लेकिन मुझे इसके अलावा कोई तरीका नहीं आता। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक तरीका सिखाता हूँ। जो तुमने ये काम यहाँ पर करा है इसे कहते हैं डिस्क्रीट सम। डिस्क्रीट सम का मतलब है, जैसे मान लो तुम्हारे पास कई सारे डिजिट्स थे, 1+2+3+4+7+8, तो तुमने सबको ऐड करना शुरू कर दिया अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ऐड करना शुरू कर दिया, तो इसे कहते हैं डिस्क्रीट सम। मैंने क्या कि मान लो मैं यहाँ पर एक ऐसा रेक्टेंगल फॉर्म कर दूं जो कि अपने आप को चेंज कर सकता है, अपनी विड्थ को चेंज कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व। तो यहाँ पर मैंने ना एक रेक्टेंगल ले लिया जो कि आप देख पा रहे हो अपनी विड्थ को ऑन द बेसिस ऑफ द विड्थ ऑफ द कर्व चेंज कर सकता है। अब ये इतना ज़्यादा छोटा है कि फिर भी हमें ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, आप लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। ये देखो, ये बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल इतना करीब होगा। ठीक है। तो आप देख पा रहे हो इसकी जो विड्थ है ये कर्व को लेकर बैठी हुई है, कर्व का जो कर्वेचर है उसे अकाउंट कर रही है इस वक्त। तो अब यहाँ पर मान लो ये जो छोटा सा रेक्टेंगल हुआ, मैंने बोला कि सर ये जो छोटा सा रेक्टेंगल है इसकी जो विड्थ है वो बहुत छोटी सी विड्थ है जो कि हो गई dx, और इसकी जो हाइट है वो हो गई हमारे पास y। तो अगर मान लो मैं इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया अंडर द कर्व निकालता हूँ तो वो आएगा y इंटू dx। अब ऐसे कई सारे छोटे रेक्टेंगल्स मैंने ले रखे हैं, मैंने क्या करा, मैंने उन सबका एरिया लिखना शुरू करा इंडिविजुअली, और मैंने यहाँ पर लगा दिया सम। इसे कहते हैं समीशन। अब समीशन क्या होता है, हमारे पास डिस्क्रीट सम होता है, ये है समीशन। ये डिस्क्रीट सम है, जैसे 1+2+3। मैं चाहता हूँ यार अगर मैंने फिर से समीशन लिखा तो ऐसे तो अनगिनत छोटे छोटे रेक्टेंगल मैं ले लूंगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक एक ही चीज चाहिए जो पूरा का पूरा आंसर निकाल कर दे। तो मैंने क्या करा, एक ऑपरेटर यहाँ पर डिफाइन करा जिसे हमने कहा इंटीग्रल ऑपरेटर। ये बात क्लियर।
जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर था ऐसे इंटीग्रल ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर आपको कंटिन्यूअस सम देना पसंद करता है। मतलब ये बिल्कुल ऐसे आपके इस छोटे से रेक्टेंगल को लेगा कि सच दैट दिस छोटा सा रेक्टेंगल इज स्ट्रेचेबल लाइक अ मेम्ब्रेन इटसेल्फ, इट कैन स्ट्रेच फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, और इट कैन टेक अप द होल कर्वेचर ऑफ द कर्व वेरी इजिली अडेप्ट कर सकता है। अब बस हमें यहाँ पर क्या करना होता है, इसमें ये सेट करना होता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर ये एंड हो रहा है। एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट हमें बताना होता है। तो जब भी हम इससे आंसर निकालते हैं तो हमारे पास एक स्मूथ एरिया अंडर द कर्व, मतलब एक ऐसा एरिया अंडर द कर्व निकल कर आ जाता है जिसमें कोई भी गलती प्रेजेंट नहीं होती। तो ये बेसिक चीज है इंटीग्रेशन की। तो हमने क्या सीखा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस सम। ज्यादातर इसका यूज किस लिए करा जाता है, एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो हमने सीख लिया, ऑपरेटर के बारे में भी हमने सीख लिया इंटीग्रेशन के। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि भाई इसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले हमारे पास आ सकते हैं, कैसे हम उन्हें डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, याद करने के लिए। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ध्यान रखना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। इसका मतलब है जोड़ना, सम करना, ये फेविकॉल है, और इसका मतलब है तोड़ना, ये हथौड़ा है, हैमर है। क्लियर। चलिए, यहाँ पर मैंने सारे के सारे फार्मूले आपके दे रखे हैं एज पर योर NCERT। हमें इतने ही फॉर्मूलों से मतलब है, ये नहीं है कि हमारे को इनवर्स से मतलब नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, नीट और CBSE जैसे आसान एग्जामिनेशन के लिए इनवर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, और JEE जैसे एग्जामिनेशन के लिए इनवर्स की कहीं कहीं पर ज़रूरत हमारे को महसूस हो जाती है। डिस्कस हम दोनों कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, चलिए एक बार फॉर्मूले को हम अपने आप ही क्या कर लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। आपने डिफरेंशिएशन देखा था, अब हम इंटीग्रेशन निकालने वाले हैं। तो ये हो जाएगा x n+1/n+1 प्लस अ कांस्टेंट c। तो पहली बात तो ये है, ये कांस्टेंट c यहाँ पर क्यों आ रहा है, ये कांस्टेंट c इसलिए यहाँ पर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं डिफाइन करा है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आ जाएंगी इंटीग्रेट करते हुए, एरिया अंडर द कर्व निकालते हुए, उन्हें हमने क्या करा, मूव अंडर द कारपेट। मूव अंडर द कारपेट का मतलब है वो इतनी सारी चीज़ है, कौन अकोमोडेट करता रहेगा अपने आंसर के अंदर, और हर बार थोड़ी ना जाना जा सकता है। तो हमने क्या करा, हमने एक कांस्टेंट सी मान लिया। हमने कहा जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें निकल कर आएंगी सब इसके अंदर हो जाएंगी। अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो सारी की सारी सी के अंदर मिलेंगी। अगर मुझे चाहे पता है या मुझे नहीं पता, बेस्ड अपॉन द बाउंड्री कंडीशंस में निकाल सकता हूँ। ठीक है। अब ये पहला हमारे पास फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, जैसे साइन वगैरह का फॉर्मूला है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे आपको याद रखना है। अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू डू। ठीक है, मैथमेटिशियंस मुझे सूली पर लटका सकते हैं बिल्कुल, लेकिन क्या है कि मैं सिर्फ ये बच्चे की समझ के लिए कर रहा हूँ कि बच्चा पहली पहली बार इंटीग्रेशन पढ़ रहा है तो उसे बस समझ आ जाए, उसे बस रट जाए चीज़ें। ठीक है, मैथमेटिकली इट इज़ वेरी इनकरेक्ट जो मैं अभी करने वाला हूँ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता था कि d/dx ऑफ साइन एक्स, याद आया, हमने क्या लिखा था, कॉस एक्स लिखा था। आई होप सबको ये चीज़ याद होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इस dx को इस तरफ मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी इज इक्वल टू कॉस एक्स dx, है ना। अब ये जो d है इसे मैं इस तरफ ले जाने वाला हूँ, ऐसा मैं कर नहीं सकता। ठीक है, मुझे पता है कि इसके लिए नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नरक में भी चले जाएंगे। फिर हमने क्या करा, मुझे पता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, तो 1/d को मैंने क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन का साइन। तो यहाँ पर साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx आया, और साथ में मैंने एक प्लस सी भी लिख दिया क्योंकि कोई लिमिट मैंने सेट नहीं करी थी। तो ये सर बेसिक सा हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। आप कोई सा भी फॉर्मूला सर यहाँ पर ना डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी तो आपने साइन एक्स करा, मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप कॉस एक्स करें, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पर चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ। ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन के अंदर, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा अपनी NCERT के अंदर, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, dx को इस तरफ ले जाकर इससे मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपको क्या करना है, ये जो d है इसे यहाँ पर पहुँचा देना है 1/, करके। जैसे ये 1/ हो जाए इसे इंटीग्रेशन के साइन में कन्वर्ट कर देना है, आपके पास फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। अगर आप याद ना रख सके, अगर आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, याद रखने की कोशिश कर लीजिएगा। मैं तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग याद नहीं रख सकते हैं, है ना। चलिए हम नेक्स्ट पे आगे मूव ऑन करते हैं। नहीं नहीं, ये अभी नहीं,
स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। मैं cos x की बात कर रहा था, cos x ही मैं यहाँ पर इंटीग्रेट करूंगा। फार्मूला लिखो, क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, क्या आता है, माइनस साइन एक्स। अपने आप करने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल अपने आप करना है। क्या होगा, पहले डी एक्स को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। फिर माइनस को इस तरफ ले आओ, डी को इस तरफ पहुंचा दो, क्या आएगा हमारे पास आंसर, कॉस एक्स 1/d माइनस इस तरफ साइन एक्स डी एक्स। तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। खत्म सर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और भी कोई चूज़ कर लो। अब तुम कहोगे सर मैं तो चूज़ करना चाहता हूँ e⁻x। मुझे पता है यार तुम क्यों चूज़ कर रहे हो, ईजी है ना, कि सर इसका तो आंसर यही आता है, हर बार यही आता है। कोई बात नहीं, इसका आंसर निकाल कर देख लो। क्या करोगे, पहले ये जो नीचे dx है उसे e⁻x से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, d e⁻x इज इक्वल टू e⁻x dx। फिर ये जो d है इसे नीचे ले जाओ यहाँ पर, तो क्या आएगा, e⁻x 1/d e⁻x dx। फिर क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। और यहाँ हमारे पास e⁻x बच गया लेफ्ट हैंड साइड पर, उसके साथ प्लस सी लगा देंगे। अच्छा, फिर तुम कहोगे सर मुझे तो एक और करना है, कर लो, एक और कर लो। कौन सा करोगे भाई, तुम कहोगे सर log ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन था हमारा 1/x, मुझे इसका भी आंसर निकालना है। बिल्कुल निकाल सकते हो आप। क्या हो जाएगा, बस आपको dx को इस तरफ लेकर चले जाना है, ये dx है, इसे इस तरफ ले आइए, तो आएगा log ऑफ x इक्वल टू 1/x इंटू डी एक्स, और यहाँ d बच जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस d को इस तरफ नीचे ले जाना है, तो log ऑफ x इज इक्वल टू 1/d 1/x dx। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कितना आया, log ऑफ x, और प्लस सी लगाना मत भूलना। अच्छा, एक और करना चाहोगे तो एक और कर सकते हो, यहीं पर मैं कर देता हूँ। ठीक है, दब गया, चलो यहीं कर देता हूँ। जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ, हमारे पास क्या था, 10x, क्या था आंसर, सेक स्क्वायर एक्स। कर सकते हो, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। क्या करना है सर, dx को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर कितना आएगा, 10x d इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx, एज सिंपल एज दैट, है ना। फिर हम क्या करेंगे, इस d को नीचे की तरफ ले जाएंगे, तो आंसर आएगा 10x 1/d सेक स्क्वायर एक्स। फिर हम क्या करेंगे, ये चीज़ इंटीग्रेशन का साइन बन जाएगी, तो लिख दूंगा 10x इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, मैं dx यहाँ लिखना भूल गया, वो लिख देना। फिर मैं क्या करूँगा, प्लस सी लगा दूंगा ऑब्वियसली, बस। तो आप कितने भी और भी क्वेश्चंस हो उनके साथ ऐसे फन गेम्स खेल सकते हैं। यहाँ पर सारे के सारे कैटलॉग मैंने दे रखे हैं, जितना भी आंसर है आप सब कुछ होमवर्क में डिराइव करने की कोशिश कर लीजिएगा। ठीक, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, आपकी NCERT के अंदर मिल जाएंगे। मैं कोसेक का कर देता हूँ एक बार, क्योंकि काफ़ी बच्चे फिर कहते हैं कि सर कोसेक में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या था फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स कितना होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस वाला है, कुछ नहीं करना, प्रोसीजर तो सेम रहेगा, डी एक्स इस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स dx। फिर क्या होगा, यहाँ पर ये जो d लिखा हुआ था इसे नीचे ले जाओ, तो कितना आएगा, कोसेक x, और माइनस को इस तरफ ले आओ, माइनस 1/d कोसेक x इंटू कॉट एक्स dx। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस कोसेक x प्लस, ओ सॉरी प्लस लिख रहा हूँ, इक्वल टू 1/d का इंटीग्रेशन कर देना, कोसेक x कॉट x dx, और यहाँ प्लस सी लगाना मत भूलना। तो ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, कोसेक का हमारे पास फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। अब देखो यार, बात ये है कि ये सारे के सारे बस फॉर्मूले हैं, है ना, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, बस फॉर्मूले हैं। तो कितने भी डिफाइन कर लो, वो तुम्हारे अपने ऊपर है। जैसे यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये सारे फॉर्मूले दे रखे हैं,
इनमें से कोई एक फॉर्मूला हम उठा लेते हैं। कौन सा उठाओगे? सबसे फेमस वाला ले लेते हैं, टेन का। टेन का हर बार पूछा जाता है ना। टेन का एक बार थोड़ा सा इसे हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। तो कैसे लिखोगे? भाई लिखना तो यही है कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। वैसे अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा जितना पहले था। उस समय मतलब आप ये समझो कि मैं आपको यहाँ निशान लगा देता हूँ कि कौन कौन इम्पोर्टेंट थे। ये वाला, ये वाला भी नहीं था इतना, कॉस का नहीं था, साइन वाला था और टेन वाला था। ये वाले दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे एक समय पर। 2015-18 मतलब 2018 से पीछे पीछे का मान कर चलो, तब तक ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। हमारे जितने भी सीनियर्स हैं उनको पता है। लेकिन वही बात है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन हमारी घटती जा रही है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं, और साथ ही साथ इसी की कारणवश सीटें जो है लिमिटेड है, और बहुत सारी चैलेंजिंग बातें हो रही हैं। आसान एग्जामिनेशन के बाद भी परेशानी होती है कई सारे बच्चों को, जो कि बात है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स कितना आ रहा है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर करना क्या है, डी एक्स को इस तरफ ले जाओ तो कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स डी विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर डी को इस तरफ ले आओ, कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/डी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसे कन्वर्ट कर दो, प्लस सी लगा दो। ठीक है सर, ये फॉर्मूले हैं, आपको याद करने हैं। हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस टैकल आउट करेंगे। क्वेश्चंस को हम करना स्टार्ट करते हैं, जो कि हमें ज़्यादातर फिजिक्स में देखने को मिलते हैं। वैसे तो ये सब काइनेमेटिक्स वगैरह हर जगह मुझे वापस करवाना ही है, लेकिन ठीक है चलो अब कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 7 प्लस कॉस एक्स प्लस 1/, अंडर रूट ऑफ, या अंडर रूट मत लो, अभी जो पढ़ा है वही ले लो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। ध्यान रखना, जिसके लिए इंटीग्रेट कर रहे हो वही अंदर होना चाहिए, अगर उसके अलावा कोई है फिर आंसर नहीं आएगा। तो इंटीग्रेशन आप लिखोगे क्या? एक्स की पावर 7 कॉस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा। अब ये सब कुछ सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर आप ये कह सकते हो कि सर ये वाला जो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई। जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे वैसे यहाँ भी होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे इंडिविजुअली। तो पहली टर्म क्या निकल कर आई? एक्स की पावर 7 डी एक्स। दूसरी टर्म क्या निकल कर आई? कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। तीसरी टर्म क्या निकल कर आई? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन। अभी अभी हमने सीखा एक्स की पावर 7 का इंटीग्रेशन मतलब एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स n प्लस 1/n+1 प्लस कॉन्स्टेंट c। कॉन्स्टेंट सब बाद में लिख लेंगे, अभी के लिए आंसर निकालते। तो एक्स की पावर 7, 7 + 1 8 अपॉन में 7 + 1 8। फिर से x की पावर 7 क्या हो जाएगी? x की पावर 7 + 1 अपॉन 7 + 1। आराम आराम से ठंडे दिमाग से करना। यहाँ पर cos x की इंटीग्रेशन क्या हो गई थी? sin x। और 1 + x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो गई थी? tan इनवर्स x। अब एक बड़ा सा c मार दो कि भैया सारे के सारे c एक साथ ऐड हो जाते हैं। इसका c1 आया, ठीक है। sin x मतलब cos x वाले का c2 आया था, 1 + x स्क्वायर वाले का c3 आया था। तो अगर तुमने इंडिविजुअल c's लिख दिए यहाँ पर, जैसे सबके भाई इसके साथ भी c आ रहा था, इसके साथ भी c आ रहा था और इसके साथ भी c आ रहा था, तो हमने सब इंडिविजुअल c's को एक साथ लिख दिया। तुम चाहो तो इन सबको ये बोल सकते हो कि ये सब मिलकर एक बड़े वाला c बना देंगे, जिसे हम कांस्टेंट ही बोलेंगे। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। ध्यान रखना, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने जो फॉर्मूलों का यूज़ करा है, एक तो ये 10 वाले का यूज़ करा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और एक मैंने सबसे पहले x⁴n का यूज़ करा है, एंड देन दूसरा मैंने यूज़ करा है cos x के इंटीग्रेशन का, ये वाले का। ठीक है, ऐसे ही करके हम बहुत सारे फॉर्मूले और भी बना सकते हैं, कह लो और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, सुबह सुबह का टाइम है, बढ़िया वाले क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पास। मैं तुमसे पूछूं कि भैया आपका फॉर्मूला है x⁴ 9 + 1 प्लस sin x प्लस, एक और ले लेते हैं, एक आइडिया मुझे चाहिए होगा कि कौन सा वाला मैं लूँ। ठीक है, यही वाला ले लेता हूँ।
बहुत ही बढ़िया, उम्दा क्वालिटी का इंटीग्रेशन है ना। तो मैंने यहाँ पर इंटीग्रल नंबर 1 यूज करा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। मैं बता देता हूँ, मैं अपने वापस इस जगह पर आऊँगा। तो मैंने यहाँ पर जो यूज़ करा है ये वाला इंटीग्रेशन यूज़ करा है सर, ये इंपॉर्टेंट वाला इंटीग्रेशन यूज़ करा है, आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक। मगर मैंने फिर भी वहाँ पर पीछे लिख दिया। बताइए आंसर कितना होगा अगर मैं मान लो इसे इंटीग्रेट करता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले x की पावर 9 को इंटीग्रेट करना है, पहले फॉर्मेट में लिखना सीख लो, इंटीग्रेट बाद में करना। फिर 1 को इंटीग्रेट करना है हमारे को, क्योंकि dx और इंटीग्रल का साइन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आंसर देखने को मिलेगा। अब x की पावर 9 है, x की पावर n है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा x की पावर 9 प्लस 1 विच इज 10 अपॉन में 10 प्लस c1। अच्छा यहाँ पर क्या है 1 इंटू डी एक्स। अगर कोई कांस्टेंट होता है, चाहे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, तो यहाँ मान लो 1 डी एक्स लिखा हुआ है मैंने, तो मैं इसे पता है क्या करूँगा, 1 को बाहर ले लूँगा और इसे लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ऐसे। अब इसका मतलब क्या है, 1 इंटीग्रेशन का यहाँ पर कुछ नहीं है, x की पावर 0 है, x की पावर 0 का अपना आप मतलब होता है 1 हो जाना। तो अगर किसी के साथ कुछ भी नहीं है तो x की पावर 0 तो सबके साथ है। तो यहाँ पर x की पावर 0 ऑफ dx का इंटीग्रेशन करना है, मतलब यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, x की वैल्यू n प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना हो जाता है 1 अपॉन में 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, और जो हमने बाहर 1 मल्टीप्लाई करा था उसे हम बाहर ही लिखकर छोड़ देंगे। और ये तो हमारे पास डायरेक्टली ही मैंने फॉर्मूला एक्सपेक्ट करा है कि कितना हो जाता है साइन इनवर्स x। अच्छा मैंने इन दोनों का C2 और इसका C3 लिखना भूल गया, मत भूलना। तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा x की पावर 10 अपॉन 10 x प्लस साइन इनवर्स x प्लस एक बड़ा सा कांस्टेंट c, एज सिंपल एज दैट सर। बहुत ही बेसिक सा ये हमारा छोटा सा इंटीग्रल निकल कर सामने आ जाएगा। देन हमारे पास क्या होता है, क्या होता है हमारे पास, मैं भूल गया, क्वेश्चन ही भूल गया मैं नहीं ऐसा नहीं है, हमारे पास ब्रेन होता है जिससे हम क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन बना दूं ऐसे, नहीं नहीं एक्स स्क्वायर मत लो, एक्स क्यूब ले लो, और ये हो जाएगा 2x की पावर 1 और यहाँ हो जाएगा 7। ये रहा हमारा क्वेश्चन, बस इतना क्वेश्चन काफ़ी है। और e की पावर x भी ले लो। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं आंसर क्या निकल कर आएगा, मैं इसे इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो पहले तो मैं ऐसे फॉर्मेटिंग में लिख लूँगा, फॉर्मेटिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट नए बच्चों के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर अंदर की तरफ ले जाऊंगा सब चीज़ों को, 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ये कितना था 5x क्यूब डी एक्स प्लस 2x डी एक्स प्लस 7 डी एक्स प्लस ई की पावर x डी एक्स। अच्छा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना था log x प्लस c1 एक्स स्क्वायर, मतलब x की पावर 2 है तो 2 प्लस 1 3 अपॉन में 3 c2 प्लस 5 x की पावर कितनी है सर 3 है, तो x की पावर 4 अपॉन में 4 c3 प्लस अब यहाँ पर 2x दे रखा है ना, 2x दे रखा है, ये भी बिल्कुल ऐसे इंटीग्रेट हो जाएगा। अच्छा मैं विस्तृत तौर पे बताना भूल गया, मैं तो फटाफट से इंटीग्रेशन निकाल दिया इंस्टिंक्चुअल वाइज। मैं पहले इसका ना इंटीग्रेशन एक बार रिपीट करना चाहूंगा, क्या पता कोई बच्चा वो कहे यार ऐसे कैसे आ गया सर, आप ऐसे कैसे ले आए। बेटा मैंने क्या करा, 5 को बाहर लिख दिया और एक्स क्यूब को अंदर लिख दिया, क्योंकि 5 कॉन्स्टेंट है, जैसे डेरिवेटिव में होता था ऐसे इंटीग्रेशन में भी होता है, 5 बाहर चला जाएगा, कॉन्स्टेंट बाहर चला जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 5x की पावर 4 अपॉन में 4। ठीक है, अब लिख सकते हो तुम ऐसी 2x का हो जाएगा 2x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस c4, 7 है, 7 के साथ कुछ नहीं है तो आप इसे लिख सकते हो 7 इंटीग्रेशन ऑफ dx, आंसर आ जाएगा 7x की पावर 1 अपॉन में 1 दैट इज 7x, क्योंकि x की पावर यहाँ पर क्या है 0 के बराबर है। और फिर क्या बचा हमारे पास x बचा, तो e की पावर x ही उसका आंसर आएगा, एंड यहाँ लगा दूंगा c6। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे सर एक बात बताओ, इतने सारे सीज आपने यहाँ पर लगवा दिए, C1 C2 C3 C4 C5 C6, क्या करूँ मैं इन सब का, कुछ भी नहीं, इन सबको एक साथ लिख देना हटाकर।
पहले ही ध्यान रखना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने सिर्फ उनके लिए लिखा जो नए बच्चे आए हैं, जो बिल्कुल अभी इंटीग्रेशन समझ रहे हैं या फिर उन्हें नहीं आता इंटीग्रेशन, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझना चाह रहे हैं। तो तुम इन सब सीज को हटाकर एक बड़ा सा प्लस सी मार देना। भाई देखो यही है, इसी में सब कुछ सम्मिलित हो चुका है। तो ये हमारा ओवरऑल आंसर निकल कर आएगा। बहुत ही ईजी सा हमारे पास ये आंसर था। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक काम करते हैं, लिमिट लगाना सीख लेते हैं कि भाई इंटीग्रेशन के अंदर हम लिमिट कैसे लगा सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मान लो हमारे पास एक इंटीग्रेशन दे दी x की पावर 5, नहीं पावर 5 बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, मैं x की पावर 1 लेकर चलूंगा और dx, और मैं लिमिट लगा रहा हूँ फ्रॉम लिमिट 1 विच इज़ द बेस लिमिट। मतलब लिमिट का मतलब मैं सिखा देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास ना कोई कर्व है, वो ऐसे बना पड़ा है। अब तुमने कहा यार मुझे तो पूरे कर्व का एरिया अंडर द कर्व निकालना नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तुम कह रहे हो मुझे पूरे कर्व का एरिया अंडर द कर्व निकालना ही नहीं है सर, मुझे तो सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का निकालना है, इतने हिस्से से आगे जाना ही नहीं। तो यहाँ पर x1 वैल्यू है, यहाँ पर क्या है x2 वैल्यू है। तो तुम शुरुआत कहाँ से करोगे, x1 से, और खत्म कहाँ पर करोगे, x2 पर। तो यही तुम्हारे पास बस आंसर है कि भैया मैंने एक जगह से शुरुआत करी और मैं एक जगह पर जाकर एंड कर रहा हूँ। मेरे पास इनिशियल पॉइंट है, मेरे पास फाइनल पॉइंट है, दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर मी। ठीक है, तो आप लिमिट लगाओगे x1 से x2 की। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम यहाँ पर जो कर्व बना रहे हैं वो एक लीनियर कर्व है, मैं आपको बनाकर भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा, ये हमारे पास एक लीनियर कर्व है। मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ x1 से x2 के लिए। ये देख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा कर्व इंटीग्रेट नहीं कर रहा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी नहीं कर रहा मैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी इंटीग्रल अभी तक मैंने निकाले उनकी कोई लिमिट नहीं थी, मतलब वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कहीं ना कहीं ऐड होते जा रहे थे। यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ मैं x1 से x2 तक क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो मैं फार्मूला क्या लिखूंगा, फार्मूला तो हमारा यही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ dx, लेकिन लिमिट हो जाएगी x1 से लेकर x2। तो इसका ये मतलब है कि मैं इस एरिया अंडर द कर्व का आंसर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, करें एक बार क्वेश्चन। तो मान लो ये x1 की वैल्यू हमारे पास है 2 और x2 की वैल्यू है हमारे पास 3, बस इतना। तो ये x1 हो जाएगा 2 और x2 हो जाएगी हमारे पास 3। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। अब इसके अंदर तुम्हारे को प्लस सी नहीं लगाना है क्योंकि तुम लिमिट सेट कर चुके हो, तो 2 से लेकर 3। तो यहाँ पर हम पहले 1/2, ये जो 2 आया है ना, ये नीचे 2 देख रहे हो, इसे बाहर ले लो, कांस्टेंट है। तुम अपने आंसर को ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर, फिर कहाँ से कहाँ जा रहे हो, 2 से 3, फिर 1/2 को बाहर ले लो। अब पहले 3 लगाओ, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसकी जगह पहले 3 लगा दो, तो कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी जगह 2 लगा दो, तो कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर। ये हो गया 1/2, 9 - 4, आंसर आ जाएगा 5/2। है ना, कितना आसान आंसर। तुम ये किसी में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ तुम ये इसी में कर रहे हो। मान लो तुमसे कोई कहे 1/x dx इंटीग्रेट करो तुम किसी लिमिट से लेकर 1 से 2, नहीं 1 से 2 मतलब 2 से 4 ले लो, तो भी कर सकते हो। कैसे करोगे, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, log x। अब यहाँ पर पहली बात ये है, तुम्हारे को प्लस सी नहीं लगाना, एक लंबा सा डंडा ऐसे लगा देना है, जैसा आपको दिख रहा होगा एक फैंसी सा डंडा मैंने यहाँ पर बना रखा है। मैं 2 से लेकर 4 इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, log ऑफ फाइनल लिमिट। ओहो ये क्या हो गया, चलो जाने दो। हाँ, तो log ऑफ फाइनल लिमिट माइनस log ऑफ इनिशियल लिमिट। तो एक बार x की वैल्यू 4 लगा देना, एक बार x की वैल्यू 2 लगा देना, यू विल गेट योर आंसर। ये हो जाता है लिमिट लगाना। एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कर लेंगे। ये रहा, e की पावर x dx, लिमिट मैं तुम्हारे को बता देता हूँ। लिमिट आप लगा रहे हो फ्रॉम 5 to 7। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो तुम कहोगे सर e की पावर x होता है। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 5 से 7, तो एक बार 7 लगा दो और माइनस एक बार 5 लगा दो, बस फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। जैसे होता नहीं है डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ऐसे ही इसके अंदर हो रहा होता है, सिंपल एज दैट। अच्छा एक और क्वेश्चन कर लो, x प्लस 1 या x प्लस 1/x मत करो, तुम करो यहाँ पर साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा डी थीटा
और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्रॉम 30 डिग्री, सॉरी मैं गलती से ऐसे लिख दिया, π/6 टू π/3 तक। देखो लिमिट मेरी बड़ी स्पेसिफिक है, लिमिट रियल नंबर में है, डिग्री में नहीं है, देख रहे हो। तो यही एक चीज़ हो जाती है, छोटी छोटी सटल पॉइंट जो तुम्हारे को ध्यान में रखने हैं। तो साइन थीटा का डिफरेंस, वो इंटीग्रेशन कितना होता है, तो तुम कहोगे सर माइनस कॉस थीटा होता है। लिमिट कहाँ से कहाँ लग रही है, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक की, तो आप इसे लिख लेना माइनस कॉस। अब देखो माइनस को बाहर रखो, बिल्कुल बाहर रखो, उसे अंदर मत आने देना, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस π/3, एंड देन फिर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस कॉस ऑफ π/6। बस अब जो भी ये आंसर है उसे इवेल्युएट कर लेना, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है, मैं बस लॉजिक बता सकता हूँ सर इस चैनल पर, आपको कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ये हो गया हमारा लिमिट लगाना किसी भी इंटीग्रेशन के अंदर, चाहे कितना कॉम्प्लेक्स आ जाए। अब हमारे पास इसके अंदर एक और चीज होती है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो तुम्हारे पास कोई उलूल जुलूल बेफालतू का फंक्शन आ जाए, जैसे e⁴ को इंटीग्रेट करो। अब तुम कहो यार ये क्या बात हुई, मैंने पढ़ा था e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x होता है ना, सबसे आसान इंटीग्रल था, याद रखना भी बहुत आसान था। और यहाँ पर इन लोगों ने मुझे e⁴ax का इंटीग्रेशन दे दिया, क्या ही मुसीबत है इस चीज की, कैसे करें अभी से टैकल, अब देखते हैं। स्टेप नंबर 1, मैं स्टेप में आंसर लिखवा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है 99% जनता ऐसी होगी जो स्टेप्स फॉलो ही नहीं करेगी, ठीक है। स्टेप लिखना शुरू करो और फॉलो यही करना है, मर्जी तुम्हारी है, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ, है ना। ऑफलाइन क्लास में सामने होता हूँ तो बिल्कुल डांट देता हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ, तो मुझे पता है कि तुम अपने ही तरीके से चलोगे, स्टेप्स के हिसाब से करना। स्टेप नंबर 1, तुम्हें जो चीज़ अलग लग रही है उसे किसी और वेरिएबल की टर्म्स में मान लो, जैसे यहाँ ax है, यार मुझे ax नहीं चाहिए, ये ax बिल्कुल अलग लग रहा है, इसकी जगह तो x आना चाहिए था, तो मैं ax को मान लो एक नया वेरिएबल मान लेता हूँ t, मान लिया। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या होगा, दोनों तरफ डेरिवेट कर दो। तुम कहोगे किसके रिस्पेक्ट में, या तो t के रिस्पेक्ट में या x के रिस्पेक्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैंने t के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डेरिवेट कर दिया, चलेगा। आंसर मेरे पास आया a dx/dt इज इक्वल टू 1। फिर मैं इस dt को इस तरफ ले जाता हूँ, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, a dx इज इक्वल टू dt। तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर इतना आंसर हमारे लिए निकालना काफ़ी होगा, आंसर है नहीं, क्यों, मैं बताता हूँ। स्टेप नंबर 3 पर आ जाओ, तुम जब इतना सिंप्लीफाई कर लो तो तुम्हें dx की वैल्यू निकालनी होगी, जहाँ ये dx है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ dx, फाइंड वैल्यू ऑफ dx, कितना आ जाएगा, dx की वैल्यू आ जाएगी dt/a, आ गई। अब यहाँ पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है स्टेप नंबर 4 में, सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज, जो भी तुमने अज्यूम करी सबको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं इसे तो फार्मूले को यहीं पर रखकर छोड़ देता हूँ कि ठीक है ये मुझे पता है, बाकी चीज़ों को मैं सब्स्टिट्यूट करना शुरू करता हूँ। इंटीग्रेशन ax को मैंने क्या माना था, t माना था, और dx को मैंने क्या माना था, dx मेरे पास निकल कर आ रहा है dt/a, ये रहा सर, तो dt/a, ठीक है सर। अब मैं 1/a को बाहर ले लेता हूँ, वो तो कांस्टेंट है, तो e t dt। तुम्हें नहीं लगता यार ये तो यही फॉर्मूला बन गया जो हमें रटा हुआ है। तुम कहोगे कैसे सर, यहाँ तो x लिखा है वहां पर t लिखा है, आप तो ऐसे नहीं कह सकते भाई, कहीं x लिखा है कहीं t लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, x और t वेरिएबल्स है, तो एक जैसे ही वो परफॉर्म करेंगे, एक जैसे ही वो बिहेव करेंगे। तो हमारे पास आंसर कितना निकल कर आएगा, 1/a e⁴t प्लस कॉन्स्टेंट c। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 5, जब तुम पूरा आंसर निकाल लो, आफ्टर गेटिंग द आंसर, आफ्टर गेटिंग आंसर जस्ट सब्स्टिट्यूट, बस सब्स्टिट्यूट कर दो। कैसे करोगे सब्स्टिट्यूट, 1/a e⁴ t की वैल्यू हमने ax लगा रखी थी, तो ax सब्स्टिट्यूट कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा सर, कुछ आपको नहीं करना सर। एक आध और क्वेश्चन हम कर लेंगे, इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इसमें अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ऐसे तो लिमिट्स भी आ जाता है, लिमिट्स लगाना आप सीख चुके हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पर अब उसे नहीं करेंगे, बस एक बार सब्स्टिट्यूशन के 1-2 क्वेश्चन और हम करके देख लेते हैं, एंड दैट्स इट। इंटीग्रेशन में इतना आप लोगों के लिए काफ़ी रहेगा।
मान लो कोई तुमसे कहे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसे इंटीग्रेट करना है। अब तुम कहोगे सर इसे इंटीग्रेट कैसे करूं, क्योंकि तुम्हें रटा हुआ क्या है, पहले जो रटा हुआ है उसे लिख लो। साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है मेरे पास माइनस कॉस एक्स, ये मेरा रटा हुआ फार्मूला है। दिया हुआ फार्मूला कुछ अलग है। देखो स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा था, स्टेप नंबर 1 ये बोल रहा था पहले चेक करो कि कौन सी चीज अलग बैठ रही है। स्टेप नंबर 1 यही था ना, कौन सी चीज अलग बैठ रही है उसे सब्स्टिट्यूट करो। मुझे पता है ये चीज बिल्कुल अलग दिखती है, तो मैं क्या करूंगा, ए एक्स प्लस बी, इसे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या कहता था, भाई दोनों साइड टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो ये हो जाएगा ए डी एक्स बाई डी टी, जिसको डिफ्रेंसिएशन नहीं आता वो जाकर देख ले। और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इक्वल टू डी टी अपॉन में डी टी हो जाएगा। तो ये आ गया ए डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 1। मैं क्या करूंगा, ए डी एक्स इक्वल टू डी टी। स्टेप नंबर 3 क्या था, डी एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में ए। ठीक। स्टेप नंबर 4 हमारे पास क्या था, बाकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके एक बार इंटीग्रल बना दूंगा, यही है ना, सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। तो क्या बनेगा मेरे पास, साइन ब्रैकेट क्या बन जाएगा टी, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन में ए। तो डी टी अपॉन में ए, एंड यहाँ पर ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन आ गया। अब 1 अपॉन ए बाहर आ जाएगा, ऑब्वियसली जैसे नॉर्मल इंटीग्रेट हम करते हैं वैसे ही हम इंटीग्रेट कर देंगे। रटा हुआ फॉर्मूला हम यहाँ पर भी मार देंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए माइनस कॉस एक्स की जगह बस टी आ जाएगा। अब यहाँ पर चाहो तो सब्स्टिट्यूट कर लो, चाहो तो मत करो, वैसे करना ज़रूरी है, मत ऐसा मत करना कि करा ही नहीं। टी की वैल्यू क्या थी, ए एक्स प्लस बी, बाकी लिख कर एज इट इज छोड़ दो। तुम कहोगे सर 1 अपॉन ए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा कांस्टेंट में, वो कंज्यूम हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपका आंसर होगा। मैं आप लोगों को इंसिस्ट करूंगा अगेन एक लास्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पर, और फिर हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। मैं बोलता हूँ कि भाई क्वेश्चन है कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसे आप इंटीग्रेट करिए सब्स्टिट्यूशन से, कितना होगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, एज सिंपल एज दैट, बहुत ही आसान। पहले तुम्हें पता है कि भाई मेरा जो आंसर है कॉस ऑफ एक्स डी एक्स, कितना आंसर होता है, साइन एक्स प्लस सी, यही होता है। इसके अंदर अलग क्या दिख रहा है मुझे, ये ए एक्स प्लस बी, तो मैं लिखूंगा लेट ए एक्स प्लस बी इज सम काइंड ऑफ टी। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो ए डी एक्स अपॉन में डी टी प्लस 0 इक्वल टू 1। डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, ये स्टेप 1 हो गया मेरे पास, ठीक है। ये स्टेप 2 हो गया मेरे पास। ये स्टेप 3 हो जाएगा कि डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कितनी आ जाएगी, डी टी अपॉन में ए। फिर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा विच इज माई स्टेप नंबर 4, है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉस टी डी टी अपॉन में ए इंटीग्रेशन। फिर इसे इवेल्युएट कर लूंगा, 1 अपॉन ए बाहर आ जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन हो जाता है प्लस सी। देन हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ए साइन का जो ये टी है इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये ओवरऑल आंसर हमें देखने को मिलेगा। सिंपल सिंपल तरीके से आंसर निकालने हैं सर, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना। अब मान लो तुम्हारे को कोई दे दे जैसे फॉर एग्जांपल 1 अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, इसे इंटीग्रेट करने को दे दे। पहली बात हमें ये जानना चाहिए कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका इंटीग्रेशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर -1/2 dx, है ना। अब ये तो एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन हो गया, एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी। तो आंसर आ रहा है एक्स की पावर हाफ अपॉन में हाफ प्लस सी, दैट इज 2 एक्स की पावर हाफ प्लस सी, दैट इज 2 रूट एक्स। कुछ ऐसा हमारे पास आंसर निकल कर आता है अगर हम 1 अपॉन अंडर रूट एक्स को सॉल्व करते हैं। चलो कम से कम इसी बहाने हमारा एक और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्या करने को दिया है, 1 अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, 1 अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। अब मुझे तो नहीं पता भाई इसका आंसर क्या होगा, मैं कहूँगा कि यार सारी बातें छोड़ो, लेट अस से ए एक्स प्लस बी इज सम काइंड ऑफ टी। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2, दोनों साइड
टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा। स्टेप नंबर 3, डी, ये जो डी एक्स है इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। स्टेप नंबर 4, सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। स्टेप नंबर 5, जो फार्मूला है उसे लिखूंगा। पीछे फार्मूला क्या निकल कर आया, 2√x + c। अब यहाँ तो t है, तो 2√t + c। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये देख रहे हो a, इससे भी तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कुछ लिख सकते हो इसकी जगह, नहीं लिख सकते ना, यही तो आंसर आएगा। तो अगर इसे मैं लिखता तो मैं ऐसे ऐसे ही तो लिखता, और ये आंसर हमारे पास कुछ ऐसा निकल कर आता है जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है सर। अब यहाँ पर t को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा वापस, क्या लिखा था, ax + b। तुम कहोगे सर ये c का क्या करना है, लगे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो। अब a, ये जो, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये जो c/में a यहाँ पर बनेगा, ये भी एक कांस्टेंट बन जाएगा। लेटर से ये एक बड़ा कांस्टेंट कैपिटल C है, C1 हो गया। तो तुम इसे भी हटा सकते हो, ये सर C1 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई सबके, आनी भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बस, अच्छा कई बच्चे पूछेंगे सर ये आपने ए को अलग अलग कैसे ले लिया। मेरे बेटा देखो, बात ऐसी होती है, अगर तुम्हारे पास कोई भी एक टर्म है, मान लो टर्म नंबर 1 + टर्म नंबर 2 अपॉन में टर्म नंबर 3, तो ये टर्म नंबर 3 दोनों के साथ आ जाती है ऐसे। ये बात ध्यान में रखोगे, बस ऐसे ही करा। अब यहाँ ऊपर a + b अपॉन में c है, तो ये ऐसे आ जाएगा, a/c, b/c। तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्में थी, एक थी ये वाली, एक थी ये वाली, तो a इसके साथ भी आ गया, a इसके साथ भी आ गया, हमें कुछ ऐसा आंसर देखने को मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। तो ये हो जाता है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें कोई नई बात या कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे ही करके हमारे पास आंसर आ जाता है। अगर आप स्टेप्स को फॉलो अप करते रहेंगे आपका आंसर आता रहेगा। बाकी जैसे जैसे हम फिजिक्स के कोर्स में आगे बढ़ते रहेंगे, जहाँ पर जरूरत पड़ेगी बेसिक मैथ्स की, मैं बताते ही रहूंगा। ऐसा नहीं है कि यही एक अंत है, मैंने यहाँ बता दिया और बोलूंगा अरे मैंने ये करवा दिया है, चलो इसका डायरेक्ट आंसर ये होगा। मैं स्टेप वाइज आंसर आपको क्या है बता दूंगा। तो आज इंटीग्रेशन के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने बैकलॉग्स जरूर कवर कर ले। थैंक यू।